हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपकी माइक्रोबायोलॉजी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। हम लेट हो गए, उसके लिए सॉरी, बट बेटर लेट देन नेवर। अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की है, हो सकता है आपको पसंद आए और उसके लिए हम वेट करेंगे कि आपके सब्सक्रिप्शन आए और कमेंट्स आएँ। ठीक है? तो शुरू करते हैं। किसी भी कंटेंट की जब शुरुआत होती है, किसी भी डोमेन की शुरुआत होती है, तो फादर्स ज़रूर याद किए जाते हैं उसके और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अपने फादर्स के साथ-साथ माइक्रोबायोलॉजी के फादर्स भी आज याद करते हैं। ठीक है? एंटन वॉन लीeuwenhoek जो थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे, ये सब जानते हैं। लुईस पास्चर जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था और इनको फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। जबकि मार्टिनस बेजरनिक जो है वो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। तो इनको आप याद रखिए। इसके अलावा हमने आपको ये लिस्ट दी है फादर्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि पूरे बायोलॉजी में जो जो फादर्स हम काउंट करते हैं उनको आप याद रख लीजिए। हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस, राइट? जरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम देगा आगे। ठीक है? वायरसेस जो हैं वो स्टेपिंग स्टोन है माइक्रोबायोलॉजी में और इसीलिए जब भी हम वायरसेस की बात करेंगे तो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस बनेंगे और क्या-क्या इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है? देखिए, वायरसेस के केसेस में सबसे पहले आपको एक क्लासिफिकेशन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो बॉटनी एग्जाम्स हो या माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम्स हो। ठीक है? अब क्लासिफिकेशन जो है वायरसेस की बहुत सारी है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है अनइक्वेकली वो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन है। बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मानी जाती है, क्योंकि ये कंप्लीट करती है पूरी की पूरी वायरस के क्लासिफिकेशन को और टाइप्स को। अब चूंकि वायरस को एक होस्ट की जरूरत होती है, इट रिक्वायर अ होस्ट टू प्रोपोगेट। आउटसाइड अ होस्ट इट्स नॉन लिविंग, राइट? तो अगर एक सेल्स की हम बात करें, एक नॉर्मल होस्ट सेल की बात करें, तो उसमें क्या क्या होता होगा? एक जीनोम होता है, उससे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है। अब नाउ वायरस हैज टू कम इनटू द होस्ट एंड कंप्लीट दिस साइकिल। तो वायरस जो है अपना डीएनए या आरएनए बेस्ड जीनोम जो है कंट्रीब्यूट करेगा उस साइकिल को और फिर वहां पे इट इज गोइंग टू मेक इट्स एमआरएनए एंड देन इट इज गोइंग टू मेक इट्स प्रोटीन। अब नाउ द सिचुएशन इज, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है कि कैसे वायरस का जो जीनोम है वो अपने एमआरएनए को कोड करता है और वहीं पे ये वायरसेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आपका एक नॉर्मल क्लासिकल जैसे यूकैरियोटिक सिस्टम में होता है कि अगर आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 वायरसेस, जो कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक साइकिल को फॉलो करेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जीनोम की तरह और वो जाके एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एंड देन प्रोटीन बन जाएगा। टाइप 2 में क्या होता है? ये जो जीनोम साइज जो होता है या जीनोम टाइप जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एंड नाउ दिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए becomes first double stranded DNA, which further makes the messenger RNA. Type 3 में क्या होगा? Double stranded RNA act as a genome, and this double stranded RNA directly make the RNA, messenger RNA, right? So this will be type 3. Interesting है ये. Now type 4 में क्या होगा? That single stranded RNA जिसे हम पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, वो कोड करेगा आपके एक दूसरे स्ट्रैंड को, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट टू मेक मैसेंजर आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव मींस जो कि वायरस के अंदर था और माइनस मींस जो उसने बनाया बाद में। नाउ टाइप 4 के अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नेगेटिव होता है और जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टाइप 4 एक तरह से आपकी साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है, राइट? टाइप 6 में क्या होगा कि आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, इसमें एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? फर्स्ट बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, देन इट मेक्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और यहां से फिर ये एक यूकैरियोटिक नॉर्मल वायरस की तरह यानी टाइप 1 की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। टाइप 7 में क्या होता है? द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फर्स्ट मेक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन मेक्स सीडीएनए, देन मेक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी कि इसमें जो स्टेप्स हैं प्रोपोगेशन के वो बहुत ज्यादा है। These are the strategy which virus has evolved to defy the challenges, right? So इस तरह से हमें टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक के वायरसेस जो है क्लासिफाई कर लेते हैं और इनके इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो टेबल है ये डिस्कस करती है इंपॉर्टेंट टाइप 7 के जितने भी वायरसेस हैं और उनके इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो बैक्टीरियल वायरसेस हो या फिर वो एनिमल वायरसेस हो। यहां से आपको
एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आज की जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बहुत सारे टेबल्स देंगे और कॉन्सेप्ट्स को आपके को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम वायरसेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें आनी चाहिए। चलिए देखिए, अभी हमने बात करी थी जीनोम्स की, तो लेट अस से हमारे पास एक जीनोम है। इट कुड बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। हम उस कॉम्प्लिकेसी में नहीं जा रहे हैं। लेट से हमारे पास एक जीनोम है, एंड अगर इस जीनोम जो कि वायरस का जीनोम है, इफ वी कीप इट इनसाइड अ प्रोटीन कवरिंग लेट अस से, तो देन द कंप्लीट पिक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है जो कि कवर करता है जीनोम को, उसको बोला जाता है कैप्सिड। ठीक है, एंड प्रोटीन प्लस जीनोम, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। अब जब हमने ये वायरस बना रहे थे, तो एक जो वायरस है, जो इन्फेक्शियस वायरस बन गया, यानी कि जो हमने दिखा रहे हैं, तो देन इसको हम बोलेंगे वायरियन। तो वायरियन जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, वायरस होता है जो कंप्लीट विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग इन्फेक्शन। कैप्सोमर्स क्या होता है? जब हम कैप्सिड बना रहे थे तो आप देखिए एक ट्रायंगुलर शेप के हमने इंडिविजुअल यूनिट्स यानी फंक्शनल यूनिट्स लिए हैं, दोज आर कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स कैप्सिड बनाएगा, कैप्सिड कवर करेगा जीनोम को, एंड दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। और जब न्यूक्लियोकैप्सिड अरेंज हो जाएगा हेड एंड टेल से, यानी कि ये आपका कहलाएगा हेड एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टेल पार्टिकल्स, तो ये कंप्लीट मिलके बनाएंगे वायरियन। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा वायरस हो विच इज अनेबल टू कॉज इन्फेक्शन, यानी उसको किसी और दूसरे वायरस की हेल्पर की जरूरत पड़े इन ऑर्डर टू कॉज इन्फेक्शन, तो ऐसे वायरसेस को बोला जाता है डिफेक्टिव वायरसेस, यानी दे आर लैकिंग सम जीन्स विच कॉज द वायरुलेंस। बट अगर हमारे पास खाली न्यूक्लिक एसिड्स है और अगर हम उसको इन्फेक्शन करा सकते हैं थ्रू हेल्पर वायरस स्ट्रेटेजी, तो देन दोस जीनोम्स आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। अब इंटरेस्टिंग क्या है, एक चीज और, अगर ऐसा ही जीनोम जो कि क्या हो, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि इंफेक्शन कराया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। ये क्वेश्चन बनता है, तो वायरॉइड्स क्या होंगे? दीज आर अनकैप्सिडेटेड, दैट मींस उस पे कैप्सिड नहीं है, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट करते हैं जनरली प्लांट्स के अंदर, एंड दैट कैन कॉज द रेप्लिकेशन ऑटोनोमसली, यानी उनको हेल्पर की जरूरत नहीं है, वायरॉइड्स हैं वो। और अगर जीनोम के बिना प्रोटीन अपने आप में इंफेक्शन करने लग जाए, इट कॉजेज डिजीज, तो उनको बोलते हैं प्रायोन्स। तो प्रायोन्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, दैट मींस दे आर द प्रोटीन्स व्हिच कैन कॉज द इंफेक्शन एंड व्हिच कैन कॉज डिजीजेस, राइट? तो ये टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए, एक या दो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए देंगे इसमें से। ठीक है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन जो होता है, अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो उससे पहले सबसे पहले हमें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को आना होगा। अब जब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। यू कैन यूज देयर कंडीशन, यू कैन यूज देयर द वे दे अपीयर इन द माइक्रोस्कोप, बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से कुछ तरीकों को हम आज डिस्कस भी करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करने का, और इस टर्मिनोलॉजीज को हम बार बार यूज करने वाले हैं, वो होंगी क्या? ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ऑब्लिगेट वर्ड में और फैकल्टेटिव में? ऑब्लिगेट जो होते हैं वो रिजिड सिस्टम्स होते हैं, फैकल्टेटिव जो है अपॉर्चुनिस्टिक सिस्टम्स होते हैं। ऑब्लिगेटेड का मतलब है आइदर दिस और दैट, यानी कि आइदर माय वे और हाईवे, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। फैकल्टेटिव क्या होते हैं? दे आर एडजस्टिंग टाइप, यानी कि नॉर्मली नहीं करते बट अगर फोर्स किया जाए तो कर सकते हैं। जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑब्लिगेट एरोब्स। अब ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो एंड कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम एंड बैसिलस। फैकल्टेटिव क्या? अपॉर्चुनिस्टिक। तो अपॉर्चुनिस्टिक एनारोब्स क्या होंगे? दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है, बट दे कैन यूज इट इफ अवेलेबल, क्लेप्सियला, साल्मोनेला। एरोटॉलरेंट क्या होंगे? दे ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट दे कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन होगी तो वो टॉलरेट कर लेंगे, जरूरी यूज नहीं करेंगे, फैकल्टेटिव यूज भी कर लेंगे। माइक्रो एरोफाइल्स क्या होंगे? दे ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट दे कैन टॉलरेट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा पे वो भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब, यानी रिजिड सिस्टम। इसमें क्या होगा? दे कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? फॉर एग्जांपल पेप्टोकोकस,
एंड कैप्नोफाइल्स क्या होंगे? दे रिक्वायर द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ, राइट? फॉर एग्जांपल कैंपाइलोबैक्टर या फिर हेलिकोबैक्टर। तो ये जो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का जो आपका कंफ्यूजन है, इसको हमेशा के लिए दूर रखिए, क्योंकि आगे ये हमें जरूरत पड़ने वाली है क्लासिफिकेशंस में, ठीक है? बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं उसके न्यूट्रिशनल सिग्नेचर्स, यानी कि वो कैसे यूज करते हैं लाइट्स को या फिर केमिकल्स को टू सिंथेसाइज देयर फूड, और क्या वो फूड बनाते भी हैं या नहीं। तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज दैट बैक्टीरिया कैन इट मेक इट्स ओन फूड और नॉट। अगर आंसर यस है तो दे विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, अगर आंसर नो है तो दे विल बी कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे हेटेरोट्रॉफ्स पे। ऑटोट्रॉफ्स ऑब्वियसली जब फूड बनाने जाएंगे तो वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स करेंगे, राइट? जैसे प्लांट करते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फिक्स करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं सनलाइट से तो देन यू विल बी कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बट अगर वो एनर्जी आप सनलाइट अवेलेबल आपको है नहीं तो आप वो एनर्जी ड्राइव करेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन से। और अगर वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल, या और दूसरे इनऑर्गेनिक्स, तो अगर आप उनके ऑक्सीडेशन को यूज कर रहे हैं एनर्जी को टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब खुद से खाना बना रहे हैं आप, ठीक है? अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन सोर्स की भी जरूरत पड़ेगी टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो उन्होंने यूज कर ली, तो एनर्जी के नाम पे दे आर यूजिंग सनलाइट। बट अगर इलेक्ट्रॉन सोर्स के नाम पे दे आर यूजिंग द रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, रिमेंबर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज लिथोट्रॉफ्स, फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ्स। और अगर वो इलेक्ट्रॉन सोर्स एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सक्सीनेट और सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज फोटो ऑटो ऑर्गेनोट्रॉफ। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिथो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? सेम जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्लासिफिकेशन एक्सटेंड होगी कीमो में। कैसे? अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स तो कीमो ऑटो लिथोट्रॉफ, and if they use organic compound as an electron source so they will be called as photo organo autotrophs, ठीक है? Let's come to the heterotrophs। एक तो पहली चीज बहुत क्लियर थी, they are dependent on somebody else to provide the organic compound as an carbon source, खुद तो बना नहीं सकते, so they lack the ability to fix the carbon dioxide। and generally जो human pathogenic bacteria होते हैं they are of this type, राइट? एंड ये जो होते हैं ये स्पेशली उनकी सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। बट अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी रिक्वायरमेंट स्पेशल है, दे रिक्वायर स्पेशल केमिकल फॉर देयर ग्रोथ, तो उनको हम यूज करेंगे, उनके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रिविलेज्ड कस्टमर्स हैं, इनको खाना भी दो और एक स्पेसिफिक टाइप का खाना दो, इनकी चॉइसेस बड़ी जो है स्पेसिफिक है, राइट? तो फास्टिडियस हेटेरोट्रॉफ्स को याद रखिएगा क्योंकि हम इस वर्ड्स को यूज करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज दबाइए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के तरीका और है टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच दे यूज टू ग्रो। टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं नियर अबाउट फ्रीजिंग टेम्परेचर या उसके आसपास में। जबकि साइक्रोट्रॉफ जो होते हैं दे कैन ग्रो इवन एट लो टेम्परेचर बट दे प्रेफर टू यूज द टेम्परेचर विच इज अबव द साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया टेम्परेचर। यानी साइक्रोफिलिक जो है वो नॉर्मली 15 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, ठीक है? जबकि साइक्रोट्रॉफ्स जो है वो इससे थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर को रिक्वायर करते हैं। तो अगर हम एक टेम्परेचर वाइज क्लासिफिकेशन करें, यहाँ पे अगर हम डिग्री सेल्सियस रख लें और यहाँ पर हम ऑप्टिमे जो है ग्रोथ रख लेते हैं लेटर से, तो हमारे जो साइक्रोफाइल्स हैं वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे ग्रो होंगे। उसके बाद कौन होंगे? साइक्रोट्रॉफ्स, ठीक है? अब साइक्रोफिलिक जो है व्हाई दे आर एबल टू जस्टिफाई एट अ सच अ लो टेम्परेचर, मान लीजिए अंटार्कटिका में उसे ग्रो करना है तो वो कैसे रहेगा? तो ऐसे केसेस में उनकी जो मेम्ब्रेन्स है उनमें फ्लूडिटी होनी बहुत जरूरी है, एंड अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं दे प्रोवाइड दैट। तो यानी कि जो साइक्रोफिलिक होते हैं बैक्टीरिया, जैसे अंटार्कटिका में मिलने वाले बैक्टीरिया, उनके अंदर जो
मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर डोमिनेंस होती है किसकी, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, याद रखिएगा। मीजोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वे एक नॉर्मल बैक्टीरिया यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास ग्रो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अराउंड 25 से 40 डिग्री। और ऐसे बैक्टीरिया जो है नॉर्मली पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी में 37 है ना, तो उसमें ये ग्रो कर जाएंगे आराम से, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मीजोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जो है टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, राइट, और उस टेम्परेचर को वो यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, हाउ दे विल बी एबल टू ग्रो, बिकॉज उनको अब क्या चाहिए, उनकी जो मेम्ब्रेन्स है उसमें फ्लूइडिटी चाहिए नहीं, दे डोंट वांट टू हैव फ्लूइडिटी। तो जितने भी थर्मोफिलिक या हाइपर थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कम होते हैं, रेदर देन दे हैव अ एक्सट्रीम ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारे कहां से स्टार्ट हुआ था, साइक्रोफिलिक, साइक्रोट्रॉफ, मीजोफिलिक जो रूम टेम्परेचर, एंड देन कम्स द थर्मोफिलिक लाइक थर्मस एक्वाटिकस। और इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर चाहिए, नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, तो देन दोज आर कॉल्ड एज हाइपरथर्मोफिलिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल पायरोलोबस फ्यूमाइराई। तो ये जो आपको टेबल है ये याद रखनी है, इस पे हमने देखा है फर्स्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलो चलते आगे। बैक्टीरिया की एक और क्लासिफिकेशन बनती है उसके फ्लैजिला के बेसिस पे। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है और अगर यहां नहीं मिला तो आपको बॉटनी में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं, देखते हैं कि फ्लैजिला के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए दे डू नॉट हैव एनी फ्लैजिला, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज एट्राइकस। बट अगर उसके पास एक फ्लैजिला है, दे हैव ओनली वन फ्लैजिला, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। इफ अ बैक्टीरिया इज हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब बहुत सारे फ्लैजिला हैं बट एक ही साइड से, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, दे हैव अ बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया जिनमें बंच ऑफ फ्लैजिला होते हैं और दोनों तरीके से निकलते हैं, दोनों तरफ से निकलते हैं, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। जबकि पेरिट्राइकस जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पूरी बॉडी कवर होती है फ्लैजिला टाइप के जो है स्ट्रक्चर से, राइट। सो दीज आर कॉल्ड पेरिट्राइकस। एग्जांपल हमने दिए हुए हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें से भी, ठीक है। अब तक उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट मजा आ रहा है। चलो शुरू करते हैं आगे के लिए। बैक्टीरिया को क्लासिफाई हम पीएच के बेसिस पे भी कर सकते हैं, राइट, और यहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियाज हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिडिक पीएच को प्रेफर करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, तो ऐसे को बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं एसिडोफाइल। फॉर एग्जांपल थायोबैसिलस टाइप्स। जबकि अगर बैक्टीरिया प्रेफर करता है एल्कलाइन पीएच को टू ग्रो, तो ऐसे को हम बोलते हैं एल्कलीफाइल, फॉर एग्जांपल वाइब्रियो कॉलरे। जबकि अगर उसको एक नॉर्मल रूटीन फिजियोलॉजिकल पीएच चाहिए अराउंड 7, तो देन दीज विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रीफाइल्स। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेंगे टेम्परेचर के मुकाबले, बट बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जांपल याद कर सकते हैं तो कर लीजिए प्लीज। बैक्टीरिया को सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया सॉल्ट के बेसिस पे क्या नाम उनके होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है सॉल्ट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो नाम उनके बड़े फेमस हैं, हेलोफाइल्स या हेलो टॉलरेंट। हेलो मतलब सॉल्ट। तो अगर आपका बैक्टीरिया हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रो करता है, उसको जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम, तो उसको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, दे आर द हाई सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जनरली नेगेटिवली चार्ज होती है, तो दे यूज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑफ द सॉल्ट टू द न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। हेलो टॉलरेंट क्या होते हैं, जनरली इनको सॉल्ट की जरूरत नहीं होती है बट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दे कैन टॉलरेट फॉर देयर ग्रोथ। जब भी टॉलरेंट वर्ड आएगा तो इसका मतलब दे आर टॉलरेटिंग, दे डोंट रिक्वायर, राइट। तो दीज आर कॉल्ड सॉल्ट टॉलरेंट या फिर हेलो टॉलरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन, ये जो टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी अगर पता है तो इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में बॉर्डर लाइंस की, कस्प वाले बैक्टीरिया की, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हैं बैक्टीरिया बट उनकी एफिनिटी जो है वो दूसरे से ज्यादा मैच करती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमने देखा है कि बैक्टीरिया जो है उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है बट उनमें होती है, दे हैव सेल वॉल। बट माइकोप्लाज्मा अकेले ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, और ये इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है।
इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडे जो हैं, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट और वायरस से ज्यादा क्लोज होते हैं रेदर देन बैक्टीरिया। है बैक्टीरिया, बट उनकी जो एफिनिटी है, उनके जो कुछ करेक्टर्स हैं, वो वायरस से ज्यादा मैच करते हैं। जबकि जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं, वो मोस्टली क्लोज होते हैं फंगाई के, यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ, वो फंगस जैसे हैं, इवन दो दे आर बैक्टीरिया टाइप्स। इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुड वी कॉल देम एज एन फंजाई और बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज एन एग्जांपल। सम पीपल बिलीव दे आर फंजाई, सम पीपल स्टिल बिलीव दे आर बैक्टीरिया। इसमें हमेशा एक झगड़ा रहता है, ठीक है। तो हम इनको अभी मान के चल रहे हैं कि इनकी जो अफिनिटी है वो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया में माइक्रोस्कोपी जो है, उसने बैक्टीरियल स्टडीज को बहुत आसान बनाया है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस के होते हैं, और माइक्रोस्कोप के एडवेंट के बाद ही एंटन वैन ल्यूवेनहॉफ ने जब माइक्रोस्कोप बना लिया था, तो हमारी जो नॉलेज है बैक्टीरिया को, वो एक टुगेदर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्ड्स को हम एक्सपोजर हुए थे। और इसीलिए माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो उसके रेजोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके न्यूमेरिकल अपर्चर से रिलेटेड हो, और या फिर उसके स्टेनिंग से। बैक्टीरिया के लिए स्टेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इनवाइट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे स्टेन्स जो हैं काम में आते हैं, उनको हम स्पेसिफिक स्टेन्स को बात भी करेंगे। जो फॉर एग्जाम्पल ग्राम स्टेन्स, ग्राम स्टेन्स जो है अभी हम बात करेंगे, ग्राम स्टेन्स कैसे डिफरेंशिएट करता है बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। दूसरा और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसे बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग उन ग्राम पॉजिटिव, यानी कि ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनको अंदर डिफरेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, दोनों ही ग्राम पॉजिटिव हैं, एक ही जीनस को बिलोंग कर रहे हैं, बट उनमें अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर माइक्रोबैक्टीरियम जीनस के लिए। इसी तरीके से आप दूसरे टाइप के स्टेन्स को यूज कर सकते हैं। हम इनके लिए वन लाइनर अभी देने वाले हैं, तो चलिए वन लाइनर्स की भी बात करेंगे और ग्राम स्टेनिंग की भी बात करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, आपने जैसे पढ़ा होगा, ये बड़ा एक पैट क्वेश्चन होता है, जिसमें कि ग्राम ने एक स्टडी या एक स्टेनिंग मेथड डेवलप किया था टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये सारा जो खेल है, ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर का। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जिसमें नैग और नैम होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है, पहले नैम होता है फिर नैग होता है, ठीक है। तो नैम नैग नैम नैग इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर कर लेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर ये जो थिकनेस जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ग्राम नेगेटिव। और स्पेशली इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ये होता है लाइपोटिकोइक एसिड, जो कि आपके ग्राम नेगेटिव में बहुत कम होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड स्पेशली लाइपोटिकोइक एसिड की जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स क्रिस्टल वॉयलेट डाई, वो ज्यादा होती है। तो एक्चुअली ग्राम ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, दे हैव यूज्ड अ प्राइमरी कलरिंग डाई, दैट इज प्राइमरी स्टेन बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को। जब आप बैक्टीरिया को, वेदर इट्स अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इफ यू विल डाई विद क्रिस्टल वॉयलेट, दोनों ही कलर्ड हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो कलर्ड नहीं होते, नहीं, दोनों ही कलर्ड हो जाएंगे। और जब आप आयोडीन का ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि आप मॉर्डेंट डालेंगे, मॉर्डेंट का क्या काम होता है, मॉर्डेंट जो है आपकी डाई को फिक्स करता है, उसको एडहेयर कराता है स्ट्रांगली। अब जैसा कि हमें मालूम है, क्रिस्टल वॉयलेट की एफिनिटी थी किसके साथ, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के साथ। तो जिसमें ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, उसमें ज्यादा टाइटली बाइंड हो जाएगी। अब हमारी जो आयोडीन ने क्या करा है, क्रिस्टल वॉयलेट को इसमें भी टाइटली बाइंड करा है, इसमें भी। अब जिसमें ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगी, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट रहेंगे। अब जो भी नॉन स्पेसिफिक बाउंड मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल वॉयलेट के, वो डीकलराइजर यूज किया जाता है, इथेनॉल। और उसकी बेसिस पे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया है जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ज्यादा नहीं है, वो अपनी डाई को छोड़ देते हैं। हमारे जो ग्राम पॉजिटिव थे, उन्होंने अभी भी स्ट्रांगली होल्ड किया, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर स्पेशली लाइपोटिकोइक एसिड ज्यादा था उनमें। एंड देन वी एड सेफ्रानिन व्हिच एक्ट एज अ काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का मतलब क्या होता है, ऐसी डाई जो कि दूसरे बैक्टीरिया को भी स्टेन कर सके। सेफ्रानिन कैन स्टेन दिस एज वेल एज दिस। जब वो ग्राम पॉजिटिव को स्टेन करेगी, तो ऑलरेडी जो हमारा कलर था उसको और एनहांस करेगी, जबकि इसको अगर कलर करेगी तो अपना इंडिविजुअल कलर देगी। तो याद रखिए, यहां पे आपका जो वॉयलेट था, अब उसमें आपका सेफ्रानिन का जो पिंक कलर मिल गया, तो वो एक डार्क पर्पल बन जाएगा।
जबकि हमारा जो ग्राम नेगेटिव है वो कैसा दिखेगा, स्टिल पिंक। एंड दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किसके बेस पे है, आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की थिकनेस पे। क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या यूज होता है, किस सीक्वेंस में यूज होता है, ये जनरली द क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जरूर देखेंगे, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है कुछ आपको स्पेसिफिक स्टेन और उनके स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो ऑर्गेनेल्स हैं जिसके लिए वो यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये भी सिंगल वन लाइनर्स होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वाइटल स्टेन्स की। वाइटल स्टेन्स हर वो स्टेन्स को बोलेंगे जो कि लाइव सेल्स की स्टडी के लिए जरूरी होगा। नॉर्मल जो स्टेनिंग जब पर्पस होता है तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दिया जाता है। बट अगर आप ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रहे हैं, आप सेल्स को नहीं मार रहे हैं, उसको लाइव देख रहे हैं, तो उन स्टेन्स को हम बोलते हैं वाइटल स्टेन्स। जेनस ग्रीन इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज होता है। इसके अलावा सूडान 4 जो है वो हमारा सबेरिन के लिए यूज होता है। सूडान ब्लैक स्पेसिफिकली फॉर लिपिड्स। हेमेटोजाइलिन, एसिटोकार्बिन, मिथिलिन ब्लू ये सब न्यूक्लियस के लिए है। डापी भी हमारा न्यूक्लियस के लिए होता है इन कन्फोकल माइक्रोस्कोपी या फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फॉल्गन जो होता है वो डीएनए के लिए होता है, जबकि टॉलविडिन ब्लू जो है आरएनए के लिए स्पेसिफिक स्टेन है। सेफ्रानिन एंड फ्लोरोग्लिसिनॉल इज फॉर लिग्निन, जबकि पैरायोडिक एसिड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। एनिलिन ब्लू जो है इट इज यूज फॉर फंगल हाइफे, जबकि एओसिन पिंक जो है वो आपके सेलुलोज मॉइटीज के लिए है। जैसा कि हमने बात करी थी, जेनस ग्रीन इज अ वाइटल स्टेन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे और हमने डिस्कस भी करे हैं, यहां भी आएंगे और आने वाले हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ठीक है। जब माइक्रोबायोलॉजी की बात होती है, स्पेशली बैक्टीरिया की बात होती है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की बात ना हो ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बैक्टीरिया जो कि हमें कॉलरा कॉज करता है, वाइब्रियो कॉलरे, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और दूसरे जो हमारी डिजीजेस के कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, इनकी आपने टेबल जरूर बनाई होगी, अच्छी बुक्स आपने भी रेफर की होंगी, हम भी आपको कुछ रिकमेंड करेंगे बाद में। अगर आप कर सकते हैं रेफर, प्लीज डू रेफर इट। तो ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की एक लिस्ट है, हमने यहाँ पे 5 ही दिए हैं। फॉन्ट जो है इसका छोटा हो रहा है, प्लीज मैनेज करिएगा। आप अपनी टेबल को खुद बना लीजिएगा, लास्ट मिनट है, अभी भी आपके का पास कुछ घंटे हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, जो कि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। एज फार एज न्यूट्रिशनल मीडियम ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज कंसर्न, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो बैक्टीरिया है उसको जब हमें कल्चर करना, न्यूट्रिशनल मीडियम जो होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड एनरिच मीडिया। जो एनरिच मीडिया होता है उसमें हमें कुछ इस तरह के जो हैं फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स डालने पड़ते हैं जिससे कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो हो सके। सेलेक्टिव मीडिया में हमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिज्म कंसर्न। डिफरेंशियल मीडिया जो होता है वो डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन टू सिमिलर इंडिविजुअल्स विच आर डिफरेंट इन सम एक्टिविटी और सम फिनोटाइप। इसमें जो सेलेक्टिव मीडिया है उसमें साल्मोनेला जो एगार है, साल्मोनेला शिगेला एगार, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जबकि आपके डिफरेंशियल मीडिया में मैकोंकी एगार पे क्वेश्चंस आए हैं। मैकोंकी एगार जो है वो आपके ना केवल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर सकता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मैकोंकी एगार में ग्रो ही नहीं होते, बिकॉज जो मीडिया कंपोजिशन इस तरीके से बनाया जाता है, जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, डाई आउट कर जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है दे कैन फॉर्म द कॉलोनीज। अगर आपके ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फर्मेंटर हैं तो देन दे विल गिव यू द पिंक कलर, बट इफ दे आर नॉट तो देन दे विल गिव यू द कलरलेस कॉलोनीज। तो आप मैकोंकी एगार एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज पास्ट ईयर में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी सेक्शंस में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर कोई टॉपिक जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनवाइट करता है तो वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात, एक टिपिकल जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो हमारा इस तरीके का दिखता है, जिसमें कुछ फेजेस हम डिफाइन कर सकते हैं, लेग फेज, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज यानी लॉग फेज, एक स्टेशनरी फेज और एक होता है डेथ फेज। ये जो 4 फेजेस हैं इसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और यहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको एक बार डिटेल में समझते हैं और देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है। लेग फेज में क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो मीडियम जो है वो एनरिच्ड होता है, न्यूट्रिशन एनरिच्ड होता है, और जब बैक्टीरिया एक्सपोज होता है इस तरह के न्यूट्रिशंस के लिए, प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल होता है, बिकॉज बैक्टीरिया जो है उसके लिए ऑलवेज जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो मिनिमम होती है।
हमेशा उसको फूड मिल जाए ये जरूरी नहीं है। सो वेन एवर ही गेट एनरिच फूड तो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल होगा वेदर इट इज अ ट्रैप और वाकई में उसके लिए अच्छी दावत है। सो जो लैग फेज है बेसिकली उसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, बैक्टीरिया उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। अगर आपको भी एक ऑल ऑफ अ सडन एक 5 स्टार होटल में आपको टिकट मिल जाए और बोला जाए कि यहाँ पे आप रहिए तो थोड़े से स्केप्टिकल होंगे आप, क्योंकि आप डेली वहां नहीं जाते हैं, राइट? तो सेम वे बैक्टीरिया के लिए ये 5 स्टार होटल है। अब लैग फेज के अंदर जो सेल है वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रिपेयर करती है, बायोमोलिक्यूल्स बनाती है सो दैट इट कैन डिवाइड। तो यानी कि जो सेल डिवीजन है वो मिनिमम होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो डिवीजन तो नहीं करेगा बट अपने आप को प्रिपेयर करेगा आने वाले टाइम के लिए। एंड द मोमेंट आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद फिर देन वो डिवाइड करना शुरू करता है। और यहां पर जो डिवीजन होती है वो होती है पावर में, दैट मीन्स 2 raised to the power n। एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से आठ, और इस तरह से बैक्टीरिया जो है डिवीजन करना शुरू करता है बिकॉज ही वांटेड टू यूटिलाइज दिस न्यूट्रिशन टू द मैक्सिमम। इफ यू नो, अगर हम एक एग्जांपल ले साल्मोनेला का, तो साल्मोनेला जो है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। और यू नो, अगर उसे हम एक दिन अलाउ कर दें डिवाइड होने के लिए तो वो कितनी कॉलोनीज बना लेगा? ऑलमोस्ट कॉलोनी का जो वेट और वॉल्यूम जो होगा वो एक अर्थ के बराबर होगा। ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है बैक्टीरिया में। क्यों? बिकॉज न्यूट्रिशन बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। तो दैट मीन्स जो आपका लॉग फेस है वो अप टू अ वाइल तो आपका जो बैक्टीरिया वो डिवाइड करेगा, एक्सपोनेंशियल डिवाइड करेगा, पावर्स में डिवाइड करेगा, बट उसके बाद इट बिकम्स अ मैटर ऑफ सस्टेनेंस। अब जो बैक्टीरिया है वो इतना डिवाइड कर चुका है कि न्यूट्रिशन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। अब बढ़ गया है कंपटीशन बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग द लॉग फेज उसने बनाए थे ऐसे मॉलिक्यूल जो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे और उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बट अब जो सस्टेनेंस करना है, अब उसका कंपटीशन है दूसरे बैक्टीरियाज के साथ। ऐसे बैक्टीरिया जो कि इक्वली ग्रो करना चाहते हैं, उन न्यूट्रिशन पे अपना जो राइट है वो पुट ऑन करना चाहते हैं, जो भी अवेलेबल न्यूट्रिशन बचे हैं। तो अब वो बैक्टीरिया ज्यादा प्रेफर करेंगे जो कि जिन पे एक सर्वाइवल एज है। क्या वो नियर बाय बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकते हैं? क्या वो नियर बाय बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को डाउन कर सकते हैं, कर्व डाउन कर सकते हैं? या उनमें कोई एक ऐसा मेथड है जिससे कि वो ज्यादा यूटिलाइज कर सके बेटर टू द अवेलेबल न्यूट्रिशन? तो ऐसे फेज जो है स्टेशनरी फेज में होता है, और यहां पर अब बैक्टीरिया यूज करता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो उसको हो सकता है सर्वाइवल एज दे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं वो आपके स्टेशनरी फेज में बनते हैं, विच एट टाइम्स हेल्प्स इन कॉम्पिटिशंस विद द अदर बैक्टीरिया। आपको एक एज देते हैं, आपको एक यूनिकनेस देते हैं। हो सकता है एक बैक्टीरिया एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दे विच इज पॉइजनस टू अदर्स, तो इस वजह से उसने अपना कॉम्पिटिशन रिड्यूस कर दिया नियर बाय। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे ही केमिकल्स को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी आपके लैक्टिक एसिड्स हैं या फिर आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो जनरली इस फेज में बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है बहुत रिवॉर्डिंग जो है फेज होता है एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न। जब आपके न्यूट्रिशन बिकम्स एट मिनिमम तब आपको बचाएगा कौन? आपकी टफनेस, द जील टू लिव। और इसमें जो है कुछ बैक्टीरिया विच आर वेरी टफ, विच आर वेरी रेजिस्टेंट टू डाई, विच हैव नो आंसर फॉर द डेथ, विच दोज हु जस्ट डू नॉट हैव एनी रीजन टू सर्वाइव, वो मर जाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो लड़ना जानते हैं, जो चाहते हैं हम आगे अपनी प्रोजनी को लेके जाएं, दे ओनली सर्वाइव। जो भी मिनिमम न्यूट्रिशन बचा हुआ है उसको वो यूज करके सर्वाइव करते हैं और आगे की जनरेशन में चले जाते हैं। तो एक टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स में चार जो फेज है उसमें क्या क्या है? लैग फेज, जिसमें आपके क्या बनेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि दोज मॉलिक्यूल विच आर गोइंग टू हेल्प इन द लॉग फेज। डीएनए है, आरएनए है, दोज काइंड ऑफ अ थिंग। जबकि आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूज करेंगे जो कि आपको किसमें हेल्प करेंगे? ग्रोथ में हेल्प करेंगे। स्टेशनरी फेज में आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करेंगे जो आपको सस्टेनेंस में हेल्प करेंगे। जबकि डेथ फेज में आपका जो है जील टेस्ट होगा, दैट हाउ मच यू वांट टू सर्वाइव। दिस इज अ टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, एंटीबायोटिक्स जो होता है वो भी अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को इनवाइट करता है, और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या तो उनके मैकेनिज्म पे, या फिर पूछा जाता है एग्जांपल
कि विच एंटीबायोटिक इज यूज फॉर व्हाट। तो हमने यहां पर आपको मेंशन कर दिया है कि जो एंटीबायोटिक्स और उनके जो टारगेट्स हैं वो आप इसमें से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर उनके मैकेनिज्म जो है, स्पेसिफिक एग्जांपल है, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में बट बॉटनी में भी बहुत क्वेश्चन इनवाइट करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नाइट्रोजन फिक्सेशन आसान टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत रैंडम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो नाइट्रोजन है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको यूज करते हैं एंड देन हम उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सो दैट इट कैन बी आइदर कन्वर्टेड टू अमोनिया और सम अदर फॉर्म्स जिनको हम बाद में यूज कर सकें। अब दिस अमोनिया को हम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटॉन्स हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम में। अब ये जो अमोनिया है, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर इस अमोनिया को हमारे प्लांट में भी ड्राइव कर दिया जाता है, जहां पे हम इसको यूज करेंगे फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, फॉर अमाइनो एसिड मेकिंग, फॉर न्यूक्लियोटाइड मेकिंग एंड एनी अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से रिटर्न कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल, जो कि इसका एक सिग्नेचर है। इसकी जो सिग्नेचर है वो स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, जैसे अभी हमने बात करी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। और नाउ इन ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट या एनारोबिक एनवायरनमेंट में किस में हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ये नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलेगी। अगर हमारा ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट है जिसमें कि हमने अमोनिया बना लिया, यानी अपर लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल से ऊपर, तो देन इस अमोनिया को अगर हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो नाइट्राइफिकेशन कहते हैं, जो कि बाद में नाइट्रेट बन सकता है, और इस नाइट्रेट को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए नाइट्राइट। अब नाउ ये जो नाइट्राइट है जो कि सॉइल में अब पहुंच चुका है, इसको यूज करने के, इसको वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करने के, या फिर इसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाए बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या फिर एक और तरीका है, वो क्या है कि हम इसको फर्स्ट कन्वर्ट करें नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O में, और देन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू N2। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनामॉक्स, एंड वापस से ये N2 जो है वो रिलीज कर दी जाती है, या तो फिर एनवायरमेंट में जा सकती है, या फिर ये अमोनिया के फॉर्मेट में फिर से फिक्स कर दी जाएगी। अगर हम इस अमाइनो ग्रुप को या NH3 ग्रुप को अगर हम फिक्स कर देते हैं प्रोटीन्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशंस। जबकि अगर हमारा नाइट्राइट फिक्स हो रहा है प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, तो उसे बोलेंगे हम एसिमिलेशंस। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलेंगे, अमोनिफिकेशन किसको बोलेंगे, एसिमिलेशन किसको बोलेंगे, और एनामॉक्स किसको बोलेंगे, ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो रोल प्ले करते हैं वो बैक्टीरियाज है। दे हैव द कैपेसिटी टू फिक्स दिस नाइट्रोजन। रिमेंबर, दिस नाइट्रोजन जो है ये एक ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है, और इसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एटीपी, लॉट ऑफ अदर सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट। और स्टेप्स क्या होते हैं, पहले नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो डाई इमाइन बनता है, फिर हाइड्रोजन बनता है, और बाद में दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है ये स्पेशल बैक्टीरिया करते हैं, स्पेशल माइक्रोब्स करते हैं, और उनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और यहीं पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, फ्रैंकिया, जेटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, एजोस्पाइरलम, बैसिलस, या फिर वो आर्किया हो सकते हैं, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबाइल्स, राइट, या फिर वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसपे क्वेश्चंस हमेशा एनाबिना या नॉस्टॉक पे मोर ऑफन पूछे जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर एक एसोसिएटिव कंडीशन में हो सकते हैं। या तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या फिर वो एनारोबिक फ्री लिविंग में रह सकते हैं, और उनके एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस यहाँ पर यही पूछे जाते हैं, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स के एग्जांपल, फ्री लिविंग एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन रहता है, लेग्यूम्स में रहता है या एल्डन ट्रीज पे रहते हैं, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस आएंगे। और इनके आप देखिएगा CUT PG लास्ट ईयर में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, इस टेबल को आप यूज कर लीजिएगा।
इसके बाद हमने वन लाइनर्स यहाँ पे मेंशन की है। इस पे भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं इन वन लाइनर्स में। वन लाइनर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पूरा सारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये एक लाइन पढ़ ली है आपने तो भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और अल्टीमेटली जब आपका एंट्रेंस हो रहा होता है तो वन लाइनर्स आर द ब्लेसिंग्स। पूरा बुक ना पढ़ने की बजाय आप एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पढ़ लीजिए। इस तरह के वन लाइनर्स को हमने गैदर किया है एक इंपॉर्टेंट बुक से, जिसको कि हम लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे भी आपको कहां से किया है। राइस प्रोड्यूसर जो है जनरली वो एक्वेटिक एजोला फर्न्स को ऐड कर देते हैं एज अ ग्रीन मैन्योर, और जो कि क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर एनाबीना, और जो कि एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एनाबीना और नॉस्टक दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स भी है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनके एग्जांपल हैं आपके एजोटोबैक्टर, बिजर्निका एंड क्लॉस्ट्रीडियम। रोडोस्पाइरलम पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, विच इज एन एनारोबिक एंड बैसिलस एंड विच इज फ्री लिविंग। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सर्स है रूट नोड्यूल्स में, जबकि एजोराइजोबियम जो है वो स्टेम नोड्यूल्स का नाइट्रोजन फिक्सर्स है। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे, आप देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, हेल्प ही होगी आपकी। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो अप्लाइड वर्जन है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स या फर्टिलाइजर्स होते क्या है, सॉइल्स में आप क्या ऐड करते हो, एनपीके ना। तो एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फेट, और के मतलब आपका पोटेशियम। इसमें से यानी कि नाइट्रोजन आपको ऐड करना है, यूरिया आप ऐड करते हो या फिर कुछ और मॉलिक्यूल। अगर हम ये जो बैक्टीरिया हैं इनको ऐड करें विच विल फिक्स द नाइट्रोजन, तो वो बन जाएंगे हमारे बायोफर्टिलाइजर। जैसे फॉर एग्जांपल एनाबीना, अभी हमने बात करी थी, एनाबीना इज वन ऑफ द ग्रेट बायोफर्टिलाइजर। और यही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आता है कि बायोफर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है। एट टाइम्स ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे को टू फोल्ड बेनिफिट्स देते हैं। ना केवल दे आर बायोफर्टिलाइजर, दे आर प्रोवाइडिंग अस न्यूट्रिशन, बट ऑल्सो कभी कभी ये ऐसे टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जो कि ऐसे पैथोजेंस या ऐसे पैरासाइट जो कि प्लांट्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं, निमेटोड्स या कुछ और ऑर्गेनिज्म, वो उनको सर्वाइव नहीं करने देते, उनको मार देते हैं। तो यूजिंग बायोफर्टिलाइजर इज अ टू फोल्ड बेनिफिट्स। ठीक है, तो एनाबीना अक्सर बायोफर्टिलाइजर्स के नाम पे क्वेश्चन बन के आता है। जब भी बात होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वायरस और बैक्टीरिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनफैक्ट उनसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, वो होते हैं फंगस। दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो कि सेल वॉल कंटेन करते हैं काइटिन की। अब काइटिन की सेल वॉल जो है जनरली ऑर्थोपोड्स में मिलती है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से एक्टाइव फंजाई की जो क्लोजनेस है टुवर्ड्स एनिमल्स कंसीडर करी जाती है। जनरली दे फॉलो द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। जो फंजाई है वो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जब फॉलो करती है तो ये एक प्लांट सिस्टम का एक फीचर बन जाता है। तो कुछ फंजाई जो है कस्प करती हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम्स, जिसको हम देखेंगे। जो फंजाई है उनकी क्लासिफिकेशन बड़े आराम से की जा सकती है। यहां पर याद रखिएगा ये जो हम पॉइंटर्स जो दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली माइक्रोबायोलॉजी। आपको अगर बॉटनी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा एड ऑन करिएगा लिटरेचर्स को, ठीक है, जो कि हम आपको बताएंगे। जो आपके एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनको हम सेक फंजाई कहते हैं, जिसके अंदर आपके मॉरल्स, ट्रफल्स, कप फंजाई, पाउडरी माइल्ड्यूज, जिसके एक एग्जांपल आपके एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा या क्लैविसेप्स होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज में आते हैं क्लब फंजाई यानी मशरूम्स, और इसके अंदर एगेरिकस यानी एडिबल मशरूम्स जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा ऑस्ट्रिलागो यानी स्मट एंड पक्सीनिया जो कि अगेन डिजीज कॉजिंग फंजाई है, उसको हम रस्ट बोलते हैं। स्मट एक होस्ट की जरूरत होती है स्मट को अगर ग्रो करना है, जबकि जो रस्ट होती है उसको दो होस्ट की जरूरत होती है। ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। जाइगोमाइकोटा जो होती है उसमें जाइगोट बनना होता है, और अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फीचर उनका क्या है, वो एक पिन हेड की तरह दिखाई देते हैं। म्यूकरराइजोपस, एल्बुगो उनके एग्जाम्पल है। जो फंजाई में एक ऐसा ग्रुप भी है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, और इसीलिए उनको हम इम्परफेक्टाई फंजाई भी बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं, एंड नॉर्मली दे कॉज द डिजीज टू ह्यूमंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो पेनिसिलिन है और आपके एस्परजिलेसिस है। इसके अलावा ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा जो है बॉटनी वाले जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट फंजाइज हैं। आगे चलते हैं। माइकोराइजा एक प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन है
तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोराइजा किस किस का एसोसिएशन है, जबकि लाइकन्स जो है वो एक फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है। तो ये आपके लिए एक वन लाइनर का काम करेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, यहाँ पे डिजीज है और वो कौन ऑर्गेनिज्म कर रहा है, विच फंजाई इट इज डूइंग, ये आप अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको बॉटनी में भी हेल्प करेगा, राइट। तो यहां पर हमने एक टेबल दे दी है जिसमें कि आप अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या आपकी रस्ट या स्मट कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं, उस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको इस टेबल से हेल्प हो जाएगी। फंजाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम दोनों में, याद रखिएगा। फंजाई की अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहां पर भी आपके वन लाइनर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका पाइलोबोलस है वो आपका एक तरह से डंग मोल्ड है जो कि आपका कोप्रोफाइलस फंजाई है, जबकि फूड के तौर पे हम फंजाई जो है मशरूम्स यूज करते हैं एगारिकस टाइप। पेनिसिलिन हमें एंटीबायोटिक्स देता है जो कि हमें ड्राइव होता है किससे, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, ये भी आपको याद होना चाहिए। इससे पहले हम लेते थे किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से, जबकि आपका ग्रीसोफुल्वम जो है पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम, ये हमें देता है ग्रीसोफुल्विन ड्रग, एंटीफंगल ड्रग। बायो कंट्रोल एजेंट के नाम पे फंजाई भी यूज होती हैं। अगर हम इनके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो ब्रूइंग में बहुत सारी फंजाई यूज होती हैं फॉर मेकिंग बियर्स और अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। यहां पे आपको सैक्रोमाइसिस क्रिविसे यानी बेकर ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडेंस यानी वाइन ईस्ट, इनके बारे में पता होना चाहिए। बेकिंग जो आपका बेकर ईस्ट है सैक्रोमाइसिस क्रिविसे, वो भी यूज होता है आपके फ्लोर इंडस्ट्री में या बेकिंग इंडस्ट्री में, जबकि फंजाई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका न्यूरोस्पोरा विच इज अ मॉडल फॉर स्टडिंग जेनेटिक्स। इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, या फिर हमें बोलना चाहिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई किंगडम। इसके अलावा जो जिब्रेलिन है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्यूजेरियम, और जो कि राइस पे होता है, राइट, और जो कि कॉज करता है पेकेन और फुलिश डिजीज ऑफ राइस। तो ये वन लाइनर्स हमने सम अप करने की कोशिश करी है जिससे आपके फंजाई के बॉटनी में भी वन लाइनर्स हो जाएं और आपके जो है माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। याद रखिएगा पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको, बॉटनी के एग्जाम्स देने हैं, ये आपको जस्ट लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। किंगडम एल्गी की अगर हम बात करें तो ये टेबल जो हमने बनाई है माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो बहुत सफिशिएंट है, जिसमें कि आपके डिफरेंट जो आपकी एल्गी की क्लासिफिकेशन है उनके कॉमन नाम यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, उनमें क्या सेल वॉल कंपोनेंट होते हैं और उनका रिजर्व फूड क्या है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स अगर आप एक बार को नहीं भी याद करते तो इट्स ओके, बट रिजर्व फूड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, सेल वॉल कंपोनेंट क्या है और उनके जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे किंगडम ऑफ एल्गी एज फार एज माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न। इस टेबल से आपको बॉटनी में भी डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी बिकॉज बॉटनी में रिजर्व फूड पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स है उनको हमने डेफिनेटली डिटेल में डील कर लिया है। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां पर हमने आपको टेबल दी है। याद करिएगा फाइटो हार्मोन्स पे क्वेश्चन आपको बॉटनी में भी मिलने वाले हैं और जूलॉजी में भी मिलेंगे, और आपको 5 से 6 फाइटो हार्मोन्स, उनके केमिकल नाम, उनके फंक्शंस और कहां वो बनते हैं, कहां पे एक्ट करते हैं, उस पे क्वेश्चंस आएंगे। आप केमिकल के लिए आप ये वाली टेबल यूज कर सकते हैं, जबकि मेन फंक्शंस के लिए अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सिन का फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स द स्टेम इलोंगेशन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, और भी फंक्शंस है आप पढ़ लीजिएगा। साइटोकाइनिन जो है उनका क्या इंपॉर्टेंट है, दे अफेक्ट रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं एंड दे आल्सो स्टिमुलेट द जर्मिनेशन, सेनेसेंस को दो वो डिले करते हैं। ये क्वेश्चंस बनेंगे स्ट्रेट अवे। जिब्रेलिन जो है वो फ्लावरिंग को डेवलपमेंट जो है उसको एनहांस करता है और फ्रूट डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, जबकि जो एब्सिसिक एसिड है वो आपका इनिबिशन करता है ग्रोथ का, स्टोमेटल की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको अफेक्ट करता है और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। इथिलीन जैसा कि हम सब जानते हैं वो फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी है और ऑक्सिन का जस्ट अपोजिट एक्शन करती है। ये जो टेबल है ये वन पेज टेबल, ये आपको कुछ क्वेश्चन जरूर देकर जाएगी बॉटनी एग्जाम्स में भी और आपके माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम्स में भी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो आरडीटी सेक्शन है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं
वो कितने तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उस पे, और उनके जो थोड़े सरफेस जो उनके फीचर्स हैं उस पे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जो कि उसे ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट बनाता है। एक उसके अंदर एमसीएस रीजन होना चाहिए जिसमें कि आप इंसर्ट कर सकें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जबकि एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जिसके थ्रू आप स्क्रीनिंग कर सकें। ये जो तीन क्वालिटी हैं प्लाज्मिड के अंदर, एंड सिंस प्लाज्मिड इज नॉट एलियन टू माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, तो वो उसको एक अट्रैक्टिव चॉइस बनाती हैं एज एन क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे एलिजिबल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, इसीलिए जो एक टेम्पटेशन है टू यूज प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, उससे कभी भी हमारे आरडीटी जो फेलोज हैं कभी भी उबर ही नहीं पाए। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से प्लाज्मिड के जो आर्किटेक्चर है या उसकी जो ब्यूटीज हैं, जो उसके यूनिकनेस है, उसको यूज करने की कोशिश की है। बट बिकॉज इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होती है वो होती है लो, और जो साइज ऑफ इंसर्शन है यानी जीन ऑफ इंसर्शन कैपेसिटी है वो होती है कम। जनरली 5 to 10 केबी का जीन्स जाता है, और उसकी वजह से ये थोड़े से कॉम्प्रोमाइज सिस्टम लगते हैं। इससे बेटर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, द वे यू कैन क्रिएट द मोर ट्रांसफॉर्मेंट्स, वो जाते हैं आपके फाज सिस्टम, बिकॉज फाज जो है वो एक नेचुरल पैथोजेंस है बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया जो है कैन नॉट रिजेक्ट देम, दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द लैम्डा फाज। और लैम्डा फाज का जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड आपका लीनियर डीएनए होता है, अराउंड 50 केबी, 48.5 टू बी मोर प्रिसाइज। और उसके जो दोनों तरफ एंड्स पे एक आपका स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस साइट्स। रिमेंबर, कॉस साइट इज अ इंटीग्रेटेड फीचर ऑफ अ लैम्डा फाज जीनोम। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और जीन्स होती हैं, एक और आई होता है, कुछ और जीन्स होती हैं जिसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकते हैं। दैट मींस दिस मच स्ट्रेस वी कैन रिप्लेस एंड पुट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लैम्डा फाज रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। दोनों सिस्टम, प्लाज्मिड की अपने यूनिकनेस है और लैम्डा फाज के अपने अलग यूनिकनेस है। लैम्डा फाज जहां ऑफर करता है आपको हायर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, हायर जीन साइज इंसर्शन, बट साथ में रिस्क ऑफ गेटिंग पैथोजेनिक वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। प्लाज्मिड नॉन पैथोजेनिक होते हैं, आइडियल चॉइस हैं, बट जीन इंसर्शन कम है और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है वो भी कम है। अगर क्यों ना हम दोनों के यूनिक फीचर्स को, यूएसपीस को इंटीग्रेट कर दें तो क्या बनेगा? तब हमें मिलेगा कॉस्मिड्स। यानी इफ वी टेक द यूनिकनेस कॉस साइट्स along with plasmid beauties, origin of replication, आपकी एमसीएस रीजन एंड मार्कर्स, इनको यूनिट कर देते हैं तो जो कॉस है वो हमें मिल रहा है लैम्डा फाज से, और जो मिड है वो हमें मिल रहा है प्लाज्मिड से। और उसकी वजह से हमें एक बेटर प्लाज्मिड मिलता है विच हैज गॉट अ वेरी हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज बढ़ जाता है विच गोज अबाउट 40 केबी और 50 केबी, एंड इसके साथ में स्क्रीनिंग आसान हो जाती है, प्लाज्मिड के करेक्टर रहते हैं, तो इसकी वजह से कॉस्मिड एक अट्रैक्टिव चॉइसेस है। अगर हम कॉस साइट्स की बजाय M13 का सिंगल स्टैंडर्ड जो बैक्टीरियल जो वायरल जीनोम है उसको यूज करते हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं फाजमिड। दोनों में फर्क क्या है कॉस्मिड और फाजमिड में? कॉस्मिड इज एक तरह से आपका क्लोनिंग वेक्टर है, जबकि आपका फाजमिड आपका एक तरह से एक्सप्रेशन वेक्टर है। जब हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है? इट डिपेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू कीप द डीएनए, आपने को जो डीएनए स्टडी करना है आप उसको एक स्टेबल सिस्टम में रखना चाहते हैं जिससे आप उसे बाद में यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। बट अगर आप उस डीएनए से क्या प्रोटीन बनता है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोटीन को एक्सप्रेस कराना होगा, एंड देन यू रिक्वायर अ एक्सप्रेशन वेक्टर। तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो जनरली आपकी सीडीएनए या फिर आपकी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के काम में आते हैं, जबकि आपके फाजमिड जो हैं वो आपके फाज डिस्प्ले लाइब्रेरी बनाने के काम में आते हैं। तो जो फाजमिड है उसमें M13 का करेक्टर है और प्लाज्मिड, जबकि कॉस्मिड में आपके लैम्डा फाज का जीनोम का करेक्टर है और प्लाज्मिड। इसके अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे कुछ और हाई जीन इंसर्शन कैपेसिटी के क्लोनिंग वेक्टर यूज हुए थे। वन ऑफ देम वाज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये पूरी तरह से सिंथेटिक आप कह सकते हैं जीनोम था, बेस्ड ऑन F1 प्लाज्मिड, और इसको हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया था। ब्यूटी अबाउट बैक इज हायर जीन इंसर्शन कैपेसिटी, एंड जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंसर्ट होता है इसके अंदर या इंटीग्रेट होता है वो एक स्टेबल मैनर में रहता है, आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन भी वो स्टेबल रहेगा, विच इज मिसिंग इन यैक। यैक जो है वो एक एग्जांपल है आपके शटल वेक्टर का।
केवल अगर हम जितने भी यहां पर क्लोनिंग वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सिर्फ यैक इज अ शटल वेक्टर। शटल वेक्टर वो होते हैं जो दो डिफरेंट सिस्टम में काम कर सके। जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यैक है वो आपका ईस्ट यानी यूकेरियोट्स में भी काम कर सकता है एंड आपके बैक्टीरियल सिस्टम में भी काम कर सकता है, यानी दो डिफरेंट प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोटिक सिस्टम में काम कर सकते हैं। जबकि इससे पहले के हमने जितने भी क्लोनिंग वेक्टर पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम में काम करते हैं। यैक जो है वो उसके अंदर जीन आप ज्यादा डाल सकते हैं, बट जो मैन द वे जीन इंसर्ट होती है, इंटीग्रेट होती है इस जो आपके प्लाज्मिड है वो स्टेबल नहीं होती है। दे आर बीइंग ऑफन लॉस्ट। तो यैक हम यूज ही क्यों करते हैं? रिमेंबर, वन ऑफ द ब्यूटी अबाउट यूकेरियोटिक सिस्टम इज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जो कि बैक्टीरिया में मिसिंग होती है। बैक्टीरिया कभी भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी जीन को स्टडी करना चाहते हैं जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद ही फंक्शनैलिटी आती है तो आपको यैक पे जाना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन आरडीटी। और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में, जिनको हम देखेंगे। चलें आगे चलें। ओके गाइस, इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हिट द बेल आइकन, कमेंट करिए भर भर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।